डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया की तरफ से जिन देश के भावी कर्णधारों ने आज की ये समायोजना हम सभी के बीच में प्रस्तुत की है, हम उन सभी का भावभरा अभिनंदन करना चाहेंगे। मुझे कहा गया कुछ बोलने के लिए, मैंने ये सोचा कि या तो मैं 100 साल पहले का बोलूंगा या पिछले 5 दिन में जो घटित हुआ वो बोलूंगा, या तो जो 100 वर्ष पहले एक युग नायक आया था, 150 वर्ष हो गए, पर 100 से 150 वर्ष के बीच के उनके विचारों को हम यहां से सुनेंगे, और या फिर मैं वो बोलूंगा जो पिछले 5 दिन में मेरे साथ में घटित हुआ है। उन विचारों में और पिछले 5 दिन में जो सामंजस्य है वो वर्तमान में और स्वामी जी के विचारों में सामंजस्य हम लोग बैठा सकते हैं। दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है, हम वास्तव में ये सोच करके अगर यहां से चले जाएं, ये संकल्प लेकर के चले जाएं, तो हमारा यहां पर एकत्रित होना सार्थक हो जाएगा। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की जो अभ्यर्थना है, दिव्य भारत का अभिनव निर्माण, उसमें शायद हमारा एक छोटा सा संकल्प भी लग जाए। मैं पढ़ रहा था, किसी व्यक्ति ने आकर के स्वामी जी से कहा, अचानक से आया और आकर के स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं आपको फला पुरुष के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो आज की परिस्थिति है मैं केवल उसी से कनेक्ट करते हुए स्वामी जी के विचार प्रस्तुत करूंगा। स्वामी जी से आकर के कहा, स्वामी जी एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। स्वामी जी ने आते ही पूछा, अच्छा बताओ, पहले ये बताओ कि तुम्हें ये पता ये बात सही है कि गलत है? बोले स्वामी जी वो मुझे पता नहीं है, मुझे किसी ने बताई है और उसके बारे में फला शर्मा जी के बारे में कोई बात मुझे किसी ने बताई है और मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी में होना चाहिए। बोले जब तुम्हें यह पता नहीं है कि यह बात सत्य है तो फिर रहने दो, किसी और ने बताई है तो मुझे क्या फायदा। फिर स्वामी जी ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं ये सत्य है कि नहीं है, तो मुझे ये बता दो कि इस बात में उस व्यक्ति की प्रशंसा है क्या जिसकी तुम ये बात बता रहे हो? बोले नहीं स्वामी जी, इसमें प्रशंसा तो नहीं है उस व्यक्ति की। बोले फिर क्या फायदा? अच्छा चलो एक और बात बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि इस बात की मेरे लिए कोई उपयोगिता है? बोले नहीं स्वामी जी, ये तो उसकी बात है, उसकी छीटाकशी की आपके लिए क्या उपयोगिता हो सकती है? स्वामी जी ने कहा फिर इस बात का मुझे बताने से कोई अर्थ भी नहीं है। अगर तुम्हें यह पता है कि यह बात सत्य है या नहीं, अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि इस बात की मेरे उस व्यक्ति की प्रशंसा होगी या नहीं, और या फिर ये बात मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में भाइयों और बहनों, जो महत्वपूर्ण समस्या है आज की, वह और कोई नहीं बल्कि वैचारिक प्रदूषण है। वैचारिक प्रदूषण का मुख्य कारण है नकारात्मक चिंतन। नकारात्मक चिंतन यदि दूर करना है तो सकारात्मक सोच को लेकर के आना पड़ेगा। हम केवल उन बातों को सुनने का प्रयास करें जिसमें दूसरे की प्रशंसा छिपी हुई है। स्वामी जी के इस उदाहरण से मुझे तो यही उद्धृत होता हुआ नजर आता है। हम केवल उन बातों को सुनने का प्रयास करें जिसमें दूसरों की प्रशंसा है, या हम केवल उस चिंतन का प्रयास करें जिसमें हमारे लिए कोई उपयोगिता है, या केवल वो जो सत्य है। अगर इन तीनों चीजों का हो तो शायद स्वामी जी के इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम लोग समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है। जैसा मैं प्रारंभ में कह रहा था, 1898 में उनकी की गई पहली भविष्यवाणी, किसी ने आकर के पूछा, स्वामी जी आपने कई जगह पर जाकर के और शंखनाद किया इस भारतीय संस्कृति का, क्या आप बता सकते हैं कि हम गुलामी की दास्ता से कब मुक्त होंगे? और 1898 में स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार आजादी के ऊपर बोला था कि भाइयों और बहनों दूर नहीं, आजादी के सिर्फ 50 वर्ष शेष हैं। भाइयों और बहनों हम सभी को पता है 1898 के ठीक 50 वर्ष बाद आजादी इस देश को मिली थी। स्वामी विवेकानंद के कहे हुए वे वाक्य ब्रह्म वाक्य थे। दूसरी एक बात पर किसी ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी गरीब और शूद्रों के ऊपर हो रहे अत्याचार कब बंद होंगे? और तो स्वामी जी ने कहा था कि एक चिंगारी उठेगी, चिंगारी उठेगी हमारे देश से नहीं, चिंगारी उठेगी या तो चीन उठाएगा या रूस उठाएगा, और हम सभी उस क्रांति के गवाह हैं जो गरीब वर्ग और शूद्र वर्ग के लिए उठी हुई चिंगारी थी। स्वामी जी की तीसरी भविष्यवाणी और अंतिम भविष्यवाणी जिसे कहा जा सकता है, किसी ने कहा था कि स्वामी जी क्या ऐसा समय भी आएगा जब ये भारत जगत गुरु कहलाएगा? क्या ऐसा समय भी आएगा जब हम भारत को एक बार पूरा शिखर पर देख सकेंगे? और तब स्वामी जी ने कहा था कि भाइयों वह दिन दूर नहीं, अगली शताब्दी नहीं भी होगी तो उससे अगली शताब्दी में जिस दिन इस भारत का जनमत जागेगा और जिस दिन इस भारत का युवा जाग जाएगा, वह दिन दूर नहीं जब भारत जगत गुरु कहलाएगा। वह दिन दूर नहीं जब भारत को शिखर पर हम सब देख पाएंगे। आज भारत का युवा उसी राह पर है, उसी दिशा में है, और एक युवा कर्णधार के रूप में हम अपने विधायक जी को भी यहां बीच में पाते हैं। हम सभी अपने अंदर सोया हुआ वह युवा अगर जगा लें तो निश्चित रूप से स्वामी जी जिस एक विषय के ऊपर जो एक मुख्य विषय उन्होंने अपने जीवन में सदा रखा, वो इंसानियत था, वो मानवता थी, वो करुणता थी, वो संवेदना थी। हमारे अंदर के भीतर अगर छिपी हुई वह करुणता, वह संवेदना अगर जागती हुई नजर आती है, तब हमें लगेगा कि इस देश का युवा जागने लगा है। क्या पिछले कुछ दिनों में हुआ?
हम सभी ने देखा घटनाएं बहुत सारी हुई, घटनाएं जो भी कुछ रही हो, कई जगह पर आगे आते हुए युवाओं को देखा, कई जगह पर होते हुए युवा आंदोलनों को देखा। मैं उसी आंदोलन से जोड़ते हुए किरण बेदी की एक जगह पर क्लिप को सुन रहा था। हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और उसको बाद में जब मैंने क्लिप को सुना तो किरण बेदी ने एक जगह पर उद्धृत किया, मुझे लगा कि आज के समय में वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। उसने अपना उदाहरण दिया, बोले मैं बचपन में जब अपने भाई के साथ में जाती थी, जब अपने भाई के साथ में मैं बचपन में जब भी घर से निकलती थी तो पिताजी ये कहा करते थे, पिताजी हमेशा भाई को कहते थे कि बेटा तू साथ में जा रहा है, अपनी बहन का ध्यान रखना। एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं तपाक से पिताजी को बोल पड़ी, बोले पिताजी आप हमेशा ये क्यों कहते हो कि बेटा तू इसका ध्यान रखना, कभी आपने मुझे तो नहीं बोला कि बेटा तू जा रही है तो तू भाई का ध्यान रखना। ये बचपन की दी हुई शायद वो एक वैचारिक असमानता का भाव है जो युवा अवस्था में लाकर के हम जहां पर पढ़ाते हैं वहां की एक छोटी सी घटना है। चूंकि मैंने आपको कहा मैं पिछले 5 दिन में जो उद्धृत हुआ है उसी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। 3 दिन पहले कुछ लड़कियां इसी संदर्भ में कोई प्रोग्राम करना चाह रही थी जो अभी कांड हुआ है दिल्ली में। उन्होंने आकर के कहा, हमने कहा तुम्हें करने की तुम्हें क्या जरूरत है, क्या तुम करना चाहती हो? बोले सर हमें लगता है कि लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती। हमने कहा परसेप्शन है, क्यों नहीं होती लड़कियां स्ट्रांग? ये केवल असमानता का भाव। हम लोग क्या उस असमानता के भाव को, उस वैचारिक वैमनस्य को अपने घरों से समाप्त करने का संकल्प ले सकते हैं? यदि लिया तो निश्चित रूप से वो असमानता का भाव नहीं दिखेगा। वो एक समान भाव हमें शायद आज नहीं 20 वर्ष के बाद में परिलक्षित होता हुआ नजर आएगा। थोड़े दिन पहले मैं एक विद्यालय गया और विद्यालय के उस शिक्षक ने भी वही कहा। आज की समस्या यह है कि अगर मैं किसी चीज के लिए कह रहा हूं तो लोग शायद मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं वैसा का वैसा ही प्रस्तुत भी हूं। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वैसा मैं प्रस्तुत नहीं हो पाऊं, लेकिन यह भी हो सकता है कि मैं आने वाले वर्षों में, मैं आगामी 10 वर्षों में मेरे भारत को वैसा देखना चाहता हूं, इसलिए आज मैं वो बात कह रहा हूं। हो सकता है मैं आने वाले 20 वर्षों में भारत को वैसा देखना चाहता हूं, इसलिए वो बात कह रहा हूं। केवल उस परिप्रेक्ष्य में अगर सुना जाए, केवल उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तब सकारात्मक चिंतन हमें अपने भीतर से नजर आएगा और तब कहीं हम उस नकारात्मक, उस वैमनस्य के वातावरण को दूर कर पाएंगे। कुछ युवाओं ने, थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 दिन ही हुए हैं, कुछ युवाओं ने कहा, बोले सर हम लोग सब तैयार हैं, आप हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा बहुत सिंपल सा तरीका है, हम बिल्कुल एक बहुत आसान तरीके की आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। बोले सर बताइए आप क्या तरीका है, कैसे आप भारत को आजादी के बाद का जो हमारा इतिहास, जो भी इतिहास रहा है उसको आप अगर ठीक करने की बात करते हैं तो उसका तरीका क्या हो सकता है? हमने कहा तरीका बहुत आसान है, क्या हम फॉलो कर सकते हैं? बोले सर बताइए क्या फॉलो करना है। हमने कहा कभी रेड लाइट पर जब 50 सेकंड देखते हैं तो बाइक को रोकने का हमारा मन होता है? क्या कभी युवा का वो धैर्यपूर्ण मन ये कहता है कि कोई बात नहीं, ये नियम सरकार ने बनाया, इसकी मुझे अनुपालना करनी है? क्या कभी हमारा मन होता है कि जहां ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होगा वहां भी हेलमेट पहन करके जाऊंगा? क्या कभी हमारा मन होता है कि जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होगा वहां भी सीट बेल्ट बांध करके जाऊंगा? मूवी देखने जाने वाले एक परिवार को वो मूवी में लगने वाले 4 लोगों के 1000 रुपए ज्यादा नहीं अखरते। बेटा जब पॉपकॉर्न की एक पैकेट मांगता है तो वो 50 रुपए भी नहीं अखरते। अखरने वाली जो कोई एक चीज होती है वो नीचे कार पार्किंग के दिए जाने वाले 20 रुपए होते हैं और उसके कारण हम गाड़ी जाकर के नॉन पार्किंग स्पेस पे खड़ी कर देते हैं। हमने कहा यहीं पर हमें बदलने की जरूरत है, हमें और कहीं बदलाव की जरूरत ही नहीं है। क्या हम हमें दिए गए नियमों का अक्षरशः पालन कर सकते हैं? क्या हमारा युवा धैर्य का परिचायक बन सकता है? क्या हमारा युवा शालीनता का परिचायक बन सकता है? अगर हां तो समझ लें तरक्की उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। ये भारत शिखर पर शायद कुछ वर्षों में नजर आएगा, क्योंकि सदियों ने जो सहा है उसको समाप्त करने के लिए कुछ वर्ष तो लगेंगे। पिछले कुछ दिनों में, अभी 3 दिन पहले की बात है, मैंने कहा था 5 दिन के ही उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। 3 दिन पहले एक बड़े मीडिया तंत्र ने एक आयोजन किया, वहां पर मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि सर व्यवस्था को बदलना है और उसके बारे में आपसे कुछ जानना है। वहां पर गए, जाकर के देखा कई लोग बैठे थे और हमारे जैसे हमसे छोटी उम्र के युवा लोग कई बैठे थे और अंततः जब 50 मिनट का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो किसी युवा ने उठ करके कहा, बोले सर ठीक है ये बकर तो बहुत हो गई, अब ये बताओ कि आपके इन 50 मिनटों के भाषणों से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ हमें यहां टाइम बर्बाद करके 50 मिनटों का?
हमने कहा जो हमने 50 साल में गंदगी की है उसको 50 मिनटों में कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक करने में तो समय लगेगा। सदियों में जो गंदगी आई है उसको ठीक करने में तो समय लगेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, जहां हमें लगता है कि परिवर्तन हो रहा है, जहां हमें लगता है कि 150 वर्ष पूर्व आए इस युवा ने विचारों की जो बयार दी थी वो हमें और आपको जीवन में दिखाई देती है, और जहां हमें लगता है कि आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने जो उसी विचारों की बयार को आगे बढ़ाया वो हमारे जीवन में परिलक्षित होती दिखाई देती है, वो कहां पर दिखती है? वो वहां पर दिखती है कि आईएल टाउनशिप के इस ऑडिटोरियम में आप और हम लोग बैठ करके किसी मूवी के, किसी फिल्मकार के और किसी छायाकार के चित्रों को देख करके नहीं बैठे, किसी 150 वर्ष पूर्व आए युवा के विचारों को सुनने के लिए बैठे हैं। और यह परिवर्तन का शंखनाद है, यह परिवर्तन का शंखनाद है। थोड़े दिन पहले मैं जब एक मीडिया कर्मी से बात कर रहा था, हमने कहा यार ये सास बहू के सीरियल दिखाना बंद करो। हमने कहा ये कब तुम फिल्मकारों के और इन छायाकारों के सीरियल्स को दिखाना बंद करोगे? कब तक हमें ये झिलाओगे जो तुम दिखा रहे हो? न्यूज में देखो तो भी वही और सीरियल में देखो तो भी वही सब तुम दिखा रहे हो। बोले सर मैं आपको बताता हूं। हमने कहा यार बताओ तो सही, कोई तरीका हो कि हम जो विचार दे रहे हैं वो आप लोग दिखा सको। बोले सर तरीका एक ही है, आपके घरों में, आपके और हमारे घरों में जिस दिन गृहिणियां झांसी की रानी की बात करना शुरू कर देगी उस दिन टीवी में झांसी की रानी दिखाई जाने लगेगी। आपके और हमारे घरों के बच्चे जिस दिन पान की दुकान पर खड़े होकर के शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के बजाय सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद की बात शुरू कर देंगे, उस दिन मीडिया केवल विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस को दिखाएगा। क्या हम और आप उन हालातों को बदलने के लिए तैयार नहीं है? हो सकता है कि जब एक युवा खड़ा होता है, जब हम और आप किसी कॉलेज की सड़क से गुजरते हैं और अगर कोई गायत्री मंत्र गाता हुआ निकल जाए, अगर कोई धर्म की बात करता हुआ निकल जाए, तो पीछे से कई लोग कटाक्ष कसेंगे, ये देखो ये बदलेंगे धर्म को, ये बदलेंगे भारत को, ये बदलेंगे हिंदुस्तान को। भाइयों और बहनों, ये कटाक्ष इसलिए नहीं होते कि वो हम पर कटाक्ष करते और वो ये नहीं चाहते। ये कटाक्ष सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो पीछे बोलने वाले वो लोग हैं जो वो नहीं कर सकते जो हम करते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ये करना उनके वश में नहीं है, लेकिन हमें माहौल को बदलना पड़ेगा। और माहौल को बदलने के लिए जिन्होंने दिया की शुरुआत की, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, वो एक ही बात कहते थे और उन्होंने एक ही पंक्ति में वो सारी बात कह दी, टूट जाने दो जर्जरित युव मूर्ति को। अब वो इस युव मूर्ति को कहते हैं, वो जर्जरित हो चुकी है, उसको टूटने दो, बाहर आने दो अपने मन के युवा विचारों को। वो कहते हैं टूट जाने दो जर्जरित युव मूर्ति को, अब जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। उस विश्वास के साथ में वे कहते हैं कि हमारे अंदर के विचारों को हम बाहर तो लेकर के आए, उन स्वामी जी के विचारों को अपने अंदर स्थान देने की तो कोशिश करें। जिस दिन स्थान देने की कोशिश की उस दिन वो होगा। इस राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें बहुत सारे आतंकी हमले दिखाई दे रहे हैं। इस राष्ट्र की समस्या ये भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, अपने आप हल हो जाएगी। जिस दिन नारी शक्ति चाहेगी, पुरुष उसके ऊपर अत्याचार करना बंद कर देगा। जिस दिन पुरुषत्व जागेगा उस दिन ये सारी के सारे अत्याचार बंद हो जाएंगे। बड़ी समस्या तो वैचारिक प्रदूषण है, बड़ी समस्या तो इंसानियत है। कोई कहता है अरमान अपना खो गया, जो भी जीने का था सामान अपना खो गया, खो गई पहचान तो हमको न गम कुछ भी रहा, बस यही गम है कि अब इंसान अपना खो गया। उस इंसानियत को जीवंत और जागृत करने के लिए अगर कोई विचार हमें आज के समय में दिखाई देते हैं तो वो स्वामी जी के विचार हैं। उन्हीं स्वामी जी के विचार को हमने परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की 3000 पुस्तकों में सार्थक होते हुए देखे, चरितार्थ होते हुए देखे। उन्हीं विचारों को हमने प्रयास किया अपने अंदर लाने का, अपने अंदर उतारने का। भाइयों और बहनों, अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे हम 150 वर्ष पूर्व की बात करें या आज की बात करें, हम सभी को स्वामी जी कहते थे जब तक हम शक्तिशाली नहीं हो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। और पूज्य गुरुदेव ने उसको और स्पष्ट रूप से कहा है, शक्तिशाली होने का मतलब केवल शरीर शक्तिशाली दिखाई देना नहीं है। हम शारीरिक रूप से, हम मानसिक रूप से, हम आध्यात्मिक रूप से, और स्वामी जी की बात को अगर कनेक्ट करें तो उन्होंने कहा है कि हम धार्मिक रूप से जब तक शक्तिशाली नहीं होंगे, न इस देश का युवा बदलता हुआ दिखाई देगा और न ये देश बदलता हुआ दिखाई देगा। हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक इन सभी रूपों से शक्तिशाली, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। तब जाकर के एक विकसित राष्ट्र, तब जाकर के एक संपन्न राष्ट्र हमें
आगे आता हुआ, आगे एक जलता हुआ दिया हमें दिखाई देने लगेगा। भाइयों और बहनों, कोई भी बात बिल से नहीं बन सकती। कोई भी बात, चाहे वो बिल लोकपाल का हो, हम ये नहीं कहते कि उसका होना जरूरी नहीं है, हम ये कहते हैं कि जरूरी तो है, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा। कोई भी बात बिल से पूरी नहीं हो सकती। बात को अगर पूरा होना है तो वो दिल से पूरी होगी। अगर हम दिल के अंदर विचारों को रखते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। बाहर का चोला हम कुछ भी धारण करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर का चोला अगर वैचारिक वो धारण किया हुआ है जो 150 वर्ष पुराना है, तो इस संस्कार को और इस संस्कृति को इस विश्व वसुंधरा के कोने में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो डिगा पाए, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हिला पाए। हमारा ये देश तरक्की तो करेगा ही, 2050 तक हमारा ये देश युवा राष्ट्र रहेगा। एक साइकिल होता है, हम सब कहते आ रहे हैं युवा राष्ट्र है, हां 2050 तक ये देश युवा राष्ट्र रहने वाला है। और आप और हम अगर शामिल होना चाहते हैं तो ठीक, नहीं होना चाहते तो हमारी इच्छा है, लेकिन 2050 तक ये राष्ट्र तो शिखर पर पहुंच करके दिखाएगा ही सही। हम और आप सभी उसमें हम अपनी भूमिका तय करने का प्रयास करें, और हम और आप सभी जहां बैठते हैं वहां पर माहौल तलाशने का प्रयास करें, हालात को बदलने की कोशिश करें, विचारों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। शायद 150 वर्ष पूर्व आए उस युवा के विचारों से हमें भी यही उम्मीद है। आप और हम सभी उन विचारों को जन जन तक फैलाने का प्रयास करेंगे तो दिया के माध्यम से यह जो दीप हमने रोशन करने का प्रयास किया है, यह जलता हुआ दीप हमें और आपको भीतर से और बाहर रोशन करता हुआ, परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।